Assalamualaikum. मेरा बेटा दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम जिया। मेरा बेटा आज की क्लास हम लोग मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 4 के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। मैट्रिसेस के मैं अभी तक 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, अपडेटेड लेक्चर्स। लेक्चर नंबर 4 उसके सिलसिले के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जो कि हर बोर्ड के बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सिंध बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, पंजाब से, फेडरल से। जब आप एप्टीट्यूड साइट के ऊपर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हो, फॉर एग्जाम्पल नस्ट का, फॉर एग्जाम्पल फास्ट का, फॉर एग्जाम्पल यूईटी लाहौर का, यानी कि जितने भी फेडरल की यूनिवर्सिटीज होती हैं उन सब के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का। और यूट्यूब के ऊपर ये कहीं और इतने अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक को बड़े तरीके से कवर करवा रहा हूँ ताकि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो कि किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, फेडरल की यूनिवर्सिटीज जो मेजोरिटी होती है जैसे नस्ट हो गया, यूईटी लाहौर हो गया, फास्ट हो गया, आईएसटी हो गया, कॉमसेट्स हो गया, एयर यूनिवर्सिटी हो गया, प्याज हो गया, इन सब के अंदर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक पूछा जाता है। एनईडी साइड, डाउट साइड ये टॉपिक नहीं आता। हाँ, मगर कल को जब आप एनईडी वगैरह में एडमिशन ले लोगे तो वहां पे जो आपका पहला सेमेस्टर होगा ना, उसके अंदर ये टॉपिक आएगा, उसके कोर्स के अंदर, कैलकुलस के अंदर, क्योंकि टॉपिक बड़ा मजे का, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाता है, ये टॉपिक बिलियन डॉलर्स का है, बिलियन डॉलर्स का टॉपिक है। मगर इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए, तो जल्दी से जरा उन बेसिक बातों को कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि हमारे पास एक सब टॉपिक होता है, सब टॉपिक को हम कहते हैं इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं मेरा बेटा? सबसे पहले इसको इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स अगर मुझे समझना है ना, तो सबसे पहले मुझे इकोलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म मालूम होनी चाहिए। अब ये इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, क्या नहीं होती है, इस बात को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मेरा बेटा, इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं मैट्रिक्स में अगर लीडिंग एलिमेंट जीरो के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा हो। क्या कहा मैंने? इकोलॉन फॉर्म क्या होती है? पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा, आपने साथ साथ चीजें समझनी है मेरा बेटा। जहां मसला हो वहां पे कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है। तो इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? लीडिंग एलिमेंट मैट्रिक्स का, लीडिंग एलिमेंट मैट्रिक्स का जीरो के अलावा होना, लीडिंग एलिमेंट मैट्रिक्स का जीरो के अलावा होना। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप साथ साथ लिखते जाइएगा। इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? लीडिंग एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स का जो कि क्या हो, पहला एलिमेंट जीरो के अलावा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ और आपसे पूछता हूँ, भाई जो मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है कि बताओ ये इकोलॉन फॉर्म होगी या नहीं होगी, तो हम इस एग्जाम्पल के ऊपर समझेंगे इकोलॉन फॉर्म होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है 2130, then there is 0341, then it is 00005। अब मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा ये जो एग्जांपल मैंने लिखी है, आया ये इकोलॉन फॉर्म के अंदर है या नहीं है। अब इस बात को जज कैसे करते हैं? भाई इकोलॉन फॉर्म होती क्या है, पहले बच्चे को ये मालूम होना चाहिए। इकोलॉन फॉर्म कहते हैं कि लीडिंग एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स का वो जीरो के अलावा हो। अब लीडिंग एलिमेंट आप कैसे फिगर आउट करोगे, यानी कि हर रॉ के अंदर जो आपके पास लीडिंग एलिमेंट हो ना, वो पर्टिकुलरली लीडिंग एलिमेंट जीरो के अलावा कुछ भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो पहली रॉ आ रही है, ये तो इकोलॉन फॉर्म को पूरा कर रही है, क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जीरो के अलावा कुछ भी है, इसको ये पूरा कर रहा है। मगर जो सेकंड रॉ आ रही है वो भी पूरा कर रही है, क्योंकि सेकंड रॉ के अंदर जो लीडिंग एलिमेंट है वो थ्री है। सेकंड रॉ के अंदर जो लीडिंग एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। मगर जो थर्ड रॉ आ रही है उसके अंदर आप देखें, थर्ड रॉ के अंदर पहला जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, और फिर जो लीडिंग एलिमेंट आ रहा है वो फाइव आ रहा है। तो भाई सेकंड रॉ तक तो इकोलॉन फॉर्म कंप्लीट हो रही थी, मगर थर्ड रॉ पे जाके क्या हो गई, फेल हो गई। ये इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। सर आपने तो कहा कि लीडिंग एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो भाई अगर आप गौर से देखें इस एग्जांपल को, तो पहली रॉ के अंदर तो आपके पास लीडिंग एलिमेंट आ रहा है टू, सेकंड रॉ के अंदर जीरो के बाद थ्री आ रहा है, थर्ड रॉ के अंदर भी तो सर फाइव आ रहा है। तो ये इकोलॉन फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैं आपको दूसरा पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। दूसरी कंडीशन जो होती है इकोलॉन फॉर्म की वो ये होती है कि जो लीडिंग एलिमेंट हो ना ऑफ ईच रॉ, ये हमेशा वन के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन के बराबर होना चाहिए। यानी कि लीडिंग एलिमेंट जो हो वो हमेशा क्या हो, वन के बराबर हो। तो भाई अब गौर से देखो जरा इस एग्जांपल को, आपका यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट क्या आ रहा है, फर्स्ट रॉ का टू आ रहा है, सेकंड रॉ का क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है,
और थर्ड रॉ का क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो लीडिंग एलिमेंट चूंकि आपका 1 के बराबर नहीं है, इसलिए इक्लॉन फॉर्म पहली एग्जांपल पे फेल हो रही थी, इसलिए फेल हो रही है। वैसे फेल होने की एक और रीजन भी है, वो अगला पॉइंट मैं अभी आपको समझा देता हूँ। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि लीडिंग एलिमेंट की कंडीशंस क्या होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि लीडिंग एलिमेंट हमेशा 0 के अलावा 1 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये हमेशा स्टेयर केस को फॉलो करना चाहिए, यानी कि लीडिंग वन शुड फॉलो दी स्टेयर केस। ये स्टेयर केस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं बच्चा। देखो आपके घर पे सीढ़ियां मौजूद होंगी, है ना भाई। ये जो सीढ़ियां होती हैं, कभी आपने गौर से देखा है सीढ़ियां कैसी होती हैं कि एक मोती में पिरोई हुई होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो भैया लीडिंग एलिमेंट किस तरह का होना चाहिए उसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं 1 2 3 0 1 2 और थर्ड एग्जाम्पल में 0 0 1। अब जो ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, ये इक्लॉन फॉर्म को पूरी कर रही है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो भैया इक्लॉन फॉर्म की दो कंडीशंस होती हैं सबसे बुनियादी। पहली कंडीशन कि आपके पास लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, यानी कि हर रॉ के अंदर लीडिंग एलिमेंट क्या हो 1 हो। दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन देख लो कंप्लीटली, कि हर रॉ में लीडिंग एलिमेंट 1 हो, यानी कि 0 के बाद वाला जो एलिमेंट हो वो क्या हो 1 के बराबर हो। पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये स्टेयर केस को फॉलो करना चाहिए। यानी कि पहले देखो ये एलिमेंट आया, उसके बाद स्टेयर केस, यानी कि उसके नीचे नहीं हो, उसके बाद हो, उसके बाद स्टेयर केस, स्टेयर बन रही है, पूरी स्टेयर बन रही है, तो उसके बाद आपके पास स्टेयर केस फॉलो होना चाहिए। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो ऐसे मैट्रिक्स हम कहते हैं इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि एक स्पेशल मैट्रिक्स होता है जो मैट्रिक्स एक प्रॉपर्टी होती है इक्लॉन फॉर्म, उसको पूरा कर रहा है। व्हाट इट इज कॉल्ड इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। बात को और एक एग्जांपल समझाता हूं, बात को मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, अभी बहुत सारी एग्जांपल्स करवाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, इस मैट्रिक्स में क्या था 1 2 3, और यहाँ पे लेट सपोज आ रहा है 1 4 6, यहाँ पे आ रहा है 1 7 8। ये क्वेश्चन नस साइड पे पूछा गया और कहा गया कि बताओ ये मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मेरा बेटा ये इक्लॉन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता उसके पीछे रीजन समझ लीजिएगा। देखो पहली कंडीशन तो ये मैट्रिक्स पूरा कर रहा है कि आपका लीडिंग एलिमेंट 1 हो। पहली कंडीशन तो तीनों रॉज में पूरी हो रही है कि आपका हर रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट हो 1 हो, यानी कि हर रॉ का जो फर्स्ट एलिमेंट हो 0 के अलावा वाला वो 1 के बराबर हो। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे आपकी पूरी हो रही है। मगर दूसरी कंडीशन क्या थी कि लीडिंग वंस जो आपके पास आ रहे हो वो एक स्टेयर केस को फॉलो कर रहे हो, यानी कि अगर पहला लीडिंग एलिमेंट यहां पर आया तो अगला यहां पर हो, अगला यहां पर हो। मगर यहां पे क्या था, एक के नीचे एक आ रहा था। तो एक थर्ड पॉइंट इस एग्जांपल के साथ अपने पास लिख लीजिए, और ये थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि सेकंड पॉइंट से बिलोंग कर रहा है, उसको सेकंड वाले पॉइंट को थोड़ा फर्दर क्लासिफाई कर देता है कि बिलो लीडिंग वन ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, बिलो लीडिंग वन ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, बिलो लीडिंग वन ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। अब ये तीन पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्या कहा मैंने कि भैया लीडिंग वन या इक्लॉन फॉर्म की बेसिक कंडीशंस तो दो हैं, मगर जो तीसरा पॉइंट जो आ रहा है ये इसको और क्लासिफाई कर रहा है। कैसे क्लासिफाई कर रहा है आइए देखते हैं। कि भाई देखो ये थर्ड पॉइंट आपसे सेकंड वाले पॉइंट को बात कर रहा है कि भाई देखो तुम्हारे पास हर लीडिंग वन के नीचे वाले जो एलिमेंट होने चाहिए वो तमाम के तमाम जीरो होने चाहिए। यानी कि अगर तो ये इक्लॉन फॉर्म होता तो इसके नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स ये वन वन जो आ रहे थे जीरो के बराबर होने चाहिए थे, नहीं है, इसीलिए ये क्या है इक्लॉन फॉर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ भाई, कोई मसले की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सारे आपके कॉन्सेप्ट से भी दूर हो जाएंगे, सारे आपके जो जहन में मसले मसाइल आ रहे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट आपका पुख्ता हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 1 3 1। दूसरी एग्जाम्पल आ रही है इसकी दूसरी रॉ लेट सपोज है 0 1 3 2 5, और तीसरी रॉ इसकी आ रही है 0 0 0 1 4। अब इस मैट्रिक्स को देखिए और अभी तक मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया है इस पे अप्लाई करने की कोशिश करिए। मैंने आपसे क्या कहा मेरा बेटा, मैंने आपसे बड़ी सिंपल सी बात करी। कभी भी कोई मैट्रिक्स आपके पास है और आपसे कहा जाए कि भैया वो इक्लॉन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन चेक करते हैं, हर रॉ का जो पहला एलिमेंट हो 0 के अलावा वाला वो लीडिंग 1 होना चाहिए। तो आइए इस एग्जांपल पे देखिए ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। भाई देखो पहली रॉ का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 0 के अलावा वाला, बिल्कुल ठीक है। सेकंड रॉ का पहला एलिमेंट 1 है, लीडिंग 1 है, 0 के अलावा, बिल्कुल सही है, कंडीशन पूरी हो रही है।
तीसरी रो को देखिए कि इसका भी पहला एलिमेंट 1 है, जीरो के अलावा वाला एलिमेंट देखना है कि ये भी 1 है, लीडिंग 1 बिल्कुल 1 है, यानी कि पहली कंडीशन इस मैट्रिक्स में पूरी हो रही है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो आपके पास लीडिंग 1 हो, ये एक स्टेयर केस को फॉलो करें। आपको मालूम है कि स्टेयर ऐसे बन रही होती है ना भाई, जब आप अगर स्टेयर के ऊपर ऊपर आप खड़े हुए हो तो मेरा बेटा स्टेयर नॉर्मली ऊपर से नीचे इंक्लाइंड फॉर्म में नीचे आती है ना यार। हाँ मुझे मालूम है यार, आपके घर पे गोल गोल वाली सीढ़ियां भी हो सकती हैं, कोई मसले की बात नहीं है, मुझे मालूम है बच्चे घर से ताल्लुक रखते हो, मगर मेरा बच्चा नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ क्या होगी स्टेयर केस के अंदर, कि भैया सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि एक स्टेयर केस को फॉलो करना चाहिए लीडिंग 1। तो यहाँ पे अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखो तो इस मैट्रिक्स के अंदर आपकी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। और अब फाइनली तीसरी कंडीशन पे आएंगे। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि भैया लीडिंग 1 के नीचे वाले तमाम एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो आइए गौर से देखते हैं। पहला लीडिंग 1 के नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो हैं, दूसरे लीडिंग 1 के नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो हैं, और तीसरे लीडिंग 1 के नीचे के एलिमेंट एग्जिस्ट कर नहीं रहे, तो यानी कि जीरो ही है एक तरीके से। तो इसके ऊपर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखा है, ये इक्लॉन फॉर्म को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है, कंप्लीटली पूरा कर रहा है। आई होप अब आपको ये इक्लॉन फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है मेरा बच्चा? जल्दी से कुछ उतारना चाहते हो तो उतार लो, ताकि फिर हम आगे मूव करें। तो भाई मैंने अभी तक क्या बात करी, जल्दी से उसको रिपीट कर देता हूं। इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास होता क्या है कि भाई हर रॉ के अंदर लीडिंग 1 होना चाहिए। और ये लीडिंग 1 की मुराद ही क्या है कि रॉ का जो पहला एलिमेंट हो, जीरो के अलावा, अगर जीरो है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, जीरो के अलावा वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए रॉ। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि भाई जो भी आपके पास लीडिंग 1 आ रहे हैं तमाम रॉ के अंदर, वो एक स्टेयर केस के अंदर हो। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक लीडिंग 1 इस तरीके से आ रहा था, एक फिर इस तरीके से आ जाए आपके पास, और एक फिर इस तरीके से आ जाए आपके पास। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर इक्लॉन फॉर्म नहीं एग्जिस्ट कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि लीडिंग 1 नहीं है। लीडिंग 1 तो है, मगर स्टेयर केस अप्लाई नहीं हो रहा। स्टेयर केस यानी कि 1 यहां नहीं होना चाहिए था, इसको यहां पे होना चाहिए था। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही, और थर्ड कंडीशन भी तभी फेल हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि भाई लीडिंग 1 के नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो खाली इस पेज के ऊपर एक ये इक्लॉन फॉर्म कंसीडर हो सकती है, और एक ये इक्लॉन फॉर्म कंसीडर हो सकती है। क्लियर है मेरा बच्चा? ये बड़ी सिंपल सी बात करिए, इक्लॉन फॉर्म होती क्या है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नस साइड, फास्ट साइड, यूटी लाहौर साइड, कॉमसेट साइड, बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं। और वो तमाम बच्चे जो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो एनईडी हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो उस्मान हो, सफ़ा हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, अगर आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में इसका क्वेश्चन नहीं आया तो बेटा यूनिवर्सिटी के अंदर इसका कोर्स के अंदर क्वेश्चंस लाजमी होते हैं। क्योंकि आपको अगर ये बात नहीं मालूम तो बेटा इंजीनियरिंग के अंदर है कैलकुलस, यानी कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट, तो वहां पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे इक्लॉन फॉर्म के। तो इसलिए अगर आप इसको बैठ के समझ लोगे तो बहुत इजीली आपको बात समझ में आएगी। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक कोर्स का हिस्सा होता है इक्लॉन फॉर्म का टॉपिक, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक। क्लियर है मेरा बच्चा? जल्दी से यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? तो बेटा अगर आपको यहां तक की बात क्लियर है तो अब मैं आपको सेकंड सब टॉपिक पे लेके जाने वाला हूं, जिसके बाद रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हम इजीली समझ लेंगे। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक सब टॉपिक होता है, और ये सब टॉपिक कहलाता है रिड्यूस फॉर्म ऑफ इक्लॉन फॉर्म। यानी कि ये थोड़ा सा और एडवांस होता है एक सिंपल इक्लॉन फॉर्म से। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिड्यूस फॉर्म ऑफ एन इक्लॉन फॉर्म। इस हेडिंग को अपने पास लिख लीजिए। ये टॉपिक क्या कहलाता है? रिड्यूस फॉर्म ऑफ एन इक्लॉन फॉर्म, या रिड्यूस फॉर्म ऑफ अ इक्लॉन फॉर्म। ये टॉपिक क्या है क्या नहीं है इसको जल्दी से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक खाली आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, इक्लॉन फॉर्म कैसे बनती है। अब रिड्यूस फॉर्म यानी कि एक सिंपल इक्लॉन फॉर्म की भी एक एडवांस फॉर्म होती है, इसको हम कहते हैं रिड्यूस फॉर्म ऑफ अ इक्लॉन फॉर्म। ये कब बनती है? अगर मैं एक यहाँ पे चौथी कंडीशन भी ले आऊं, अगर मैं यहाँ पे एक चौथी कंडीशन भी ले आऊं, तो एक सिंपल मैट्रिक्स जो होगा, जो एक सिंपल इक्लॉन फॉर्म में होगा, वो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो चौथी चौथी कंडीशन ये है कि अबव अबव और बिलो द लीडिंग वन ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। क्या कहा मैंने? पहले जुमले को लिख देता हूं यहाँ पे, अबव और बिलो, और अबव और बिलो द लीडिंग वन, अबव और बिलो द लीडिंग वन ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अबव और बिलो, अबव और बिलो द लीडिंग वंस ऑल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्या, कैसे? आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक स्पेशल तरह का केस लिखता हूं। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे आ जाए 1 0 0 0 0 -2, और एक और इसकी जो रॉ आ रही है वो आ रही है 0 1 0 0 4। एक और आ रही है 0 0 0 1
2। सही है, मैंने आपके सामने एक सिंपल सा मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये जो मैंने आपके सामने मैट्रिक्स लिखा है ना मेरा बेटा, ये बहुत दफा पेपर के अंदर फास्ट साइड पे, नस साइड के ऊपर, कॉमसेट साइड के ऊपर, एयर यूनिवर्सिटी, आईएसटी और डिफरेंट ड्यूटी लॉर साइड के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये एमसीक्यूज के अंदर आया हुआ बेटा, ये एमसीक्यूज वहां के पास पेपर से लेकर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया, बताओ ये एक सिंपल मैट्रिक्स है, बताओ ये इक्लॉन फॉर्म है, बताओ ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है। कैसे पिक करेंगे इस बात को, आइए समझ लेते हैं। या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है, कैसे पिक करेंगे इस बात को। देखो, आपके पास दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स अगर इक्लॉन फॉर्म होगा, वो तीन कंडीशंस को पूरा करना चाहिए। आइए तीनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, हर रॉ के अंदर आने वाला पहला एलिमेंट जीरो के अलावा वाला वन होना चाहिए, जिसको हम लीडिंग वन कहते हैं। तो देखो, पहली रॉ के अंदर लीडिंग वन वन आ गया, बिल्कुल आ रहा है। दूसरी रॉ के अंदर जीरो के अलावा जो पहला एलिमेंट आ रहा है नॉन जीरो, वो क्या है, वन होना चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट पहला जो हो वो किसके बराबर हो, वन के बराबर हो। तो अगेन देखिए, सेकंड रॉ के अंदर भी क्या आ गया, लीडिंग वन एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड रॉ के अंदर भी जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, लीडिंग वन आ रहा है, यानी कि वन आ रहा है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो इक्लॉन फॉर्म की सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि भाई ये जो आपके पास लीडिंग वंस हो, ये स्टेयर केस को फॉलो करें, यानी कि पहले लीडिंग वन के बाद दूसरा हो, दूसरे के बाद तीसरा हो, तीसरे के बाद चौथा हो, एंड इट गोज ऑन टू इंफिनिटी। यहाँ पे देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ये लीडिंग वन वाली जो है, ये स्टेयर केस को फॉलो कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन ये थी कि भाई हर लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो हो, हर लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो हो, हर लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो हो। तीसरी कंडीशन ही पूरी हो गई। तो भाई ये मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑप्शन बी तो मेरा आंसर हो सकता है। लास्ट ऑप्शन ये था कि बोथ बी एंड सी, सही है ना। तो भाई ऑप्शन बी तो मेरा आंसर हो सकता है। अब मैंने आपको एक और टॉपिक पढ़ा रहा हूं, रिड्यूस फॉर्म ऑफ एन इक्लॉन फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म जो होती है इक्लॉन फॉर्म की थोड़ी एडवांस फॉर्म होती है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक चौथा खाली कंडीशन आ जाती है। चौथी कंडीशन ये कहती है कि लीडिंग वन के ऊपर के एलिमेंट भी जीरो, नीचे की भी जीरो। तो भाई थर्ड कंडीशन तो सिर्फ ये कह रही थी ना कि लीडिंग वन के नीचे वाली चीज जीरो। चौथी कंडीशन ये कहती है कि भाई ऊपर के भी जीरो, नीचे के भी जीरो। तो देखो, पहले इसके नीचे, उसके ऊपर कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली जीरो ही कंसीडर होगा। इस सेकंड लीडिंग वन को देखिए, इसके ऊपर वाला एलिमेंट जीरो के बराबर है। इस थर्ड लीडिंग वन को देखिए, इसके ऊपर के तमाम एलिमेंट जीरो के बराबर है। यानी कि चौथी कंडीशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है चौथी कंडीशन को, कि इसके अंदर लीडिंग वन के ऊपर के तमाम एलिमेंट, अबव ऑल एलिमेंट्स और बिलो ऑल एलिमेंट्स, लीडिंग वन के तमाम किसके बराबर है, जीरो के बराबर। इसका मतलब ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है, ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रिड्यूस फॉर्म ऑफ एन इक्लॉन फॉर्म। क्या कहलाएगा, रिड्यूस फॉर्म ऑफ एन इक्लॉन फॉर्म। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ बी एंड सी। यानी ये एक सिंपल मैट्रिक्स तो है, मुझे मालूम है एक सिंपल मैट्रिक्स है, मगर एडवांस क्या चीज है, इक्लॉन फॉर्म भी है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म भी है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या था, बोथ बी एंड सी। तो ये क्वेश्चन फास्ट साइड, यूटी लोअर साइड, कॉमसेट साइड पे बहुत ज्यादा आ चुका है, नस साइड के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा। बात को एक और एग्जांपल से समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी भाई, टेंशन नहीं लेनी हमारे पास। अब देखो, लेट सपोज मैं आपके सामने तीन चार एग्जांपल्स लिख देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, तो बेटा अब मैंने मेहनत करके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और रैंक के क्वेश्चंस आए थे, मैंने वो आपके सामने लिख दिए हैं, क्योंकि अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स समझने का फाइनली टाइम आ चुका है। अगर आपको इक्लॉन फॉर्म क्लियर है, अगर आपको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्लियर है, फिर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हम इजीली समझ सकते हैं। और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स सिर्फ 2 सेकंड का टॉपिक है, अगर आपको इक्लॉन फॉर्म एंड रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्लियर है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में जाने से पहले जल्दी से मैं आपकी याददाश्त को टटोलना चाहूंगा कि अभी तक आपको कितनी बात समझ में आई है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एमसीक्यूज देखिए, और आपने मुझे बताना है ये इक्लॉन फॉर्म है या नहीं है, आपने मुझे बस ये बात गाइड करनी है। तो भाई देखो, पहला जो आपके पास आ रहा है, वो क्या आ रहा है मेरा बेटा, पहला मैट्रिक्स। मुझे जल्दी से सोच के बताओ, क्या ये इक्लॉन फॉर्म कंसीडर होगी या नहीं होगी। अच्छा भाई, कैसे देखोगे, सबसे पहली कंडीशन देखो, क्या इसके अंदर लीडिंग वन एग्जिस्ट कर रहा है। लीडिंग वन क्या होता है, पहली आपकी कोई भी जो रॉ आ रही हो मैट्रिक्स के अंदर, उसके अंदर पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन होना चाहिए। तो भाई देखो, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि हमारे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है भैया, दूसरी कंडीशन ये होती है स्टेयर केस फॉलो करे, स्टेयर केस भी फॉलो हो रहा है। तीसरी कंडीशन क्या होती है मेरा बेटा, कि लीडिंग वन के नीचे वाले तमाम एलिमेंट जीरो हो, इसका मतलब ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो भैया यानी कि पहला जो मैट्रिक्स आ रहा है, ये इक्लॉन फॉर्म को पूरा कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी क्वेश्चन देखिए, और दूसरा क्वेश्चन देख के जल्दी से चीख के मुझे बताओ, मेरे पास आवाज आनी चाहिए आपकी कि भाई, कि ये आपके पास इक्लॉन फॉर्म है या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है, या इक्लॉन फॉर्म पूरी है या नहीं है। कैसे देख के बताओगे, बहुत ही आसान तरीका मेरा बेटा। जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ये इक्लॉन फॉर्म को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। आइए पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, रॉ का पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन के बराबर होना चाहिए। देखो भाई, इसमें भी पहला एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट वन है।
सेकंड रॉ में भी ऐसा ही है, थर्ड रॉ में भी ऐसा ही है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, मगर दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपके पास जो लीडिंग वन होना चाहिए वो स्टेयर केस को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेयर केस तो नहीं बन रहा मेरा बेटा, स्टेयर केस थोड़ी है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन फेल हो गई। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ये इक्लॉन फॉर्म का नहीं है, कट गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या ये आपके पास इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है? जल्दी से सोच के जवाब दीजिए। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट हो, पहला नॉन जीरो एलिमेंट वो वन होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि मेरा बेटा आपके पास मैट्रिक्स के अंदर, आपके पास मैट्रिक्स में स्टेयर केस फॉलो, अब यहाँ पे एक ही लीडिंग वन है तो जाहिर सी बात है स्टेयर केस फॉलो हो ही रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि भैया आपके पास जो लीडिंग वन के नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स हैं वो भी जीरो हो, ये भी कंप्लीट हो रही है कंडीशन। चौथी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि भी चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो सकती है कि भैया जो लीडिंग वन के ऊपर वाली तमाम वैल्यू जीरो हो। अब इस वन के नीचे ऊपर कुछ भी नहीं तो जाहिर सी बात है जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये इक्लॉन फॉर्म को भी पूरा कर रहा है और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म को भी पूरा कर रहा है। दोनों के ऊपर हम रैंक निकाल सकते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का इक्लॉन फॉर्म में होना कंपलसरी शर्त होती है। कैसे, अभी हम समझेंगे इस बात को। अच्छा, अब तीसरे क्वेश्चन को देख लीजिए मेरा बेटा, जो चौथी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हुई है, इसके अंदर क्या आपके पास इक्लॉन फॉर्म बन रही है? भाई देखो, पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन है, स्टेयर केस भी फॉलो हो रही है, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे का चौथा, स्टेयर केस फॉलो होनी चाहिए, सही है ना? ये भी है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि भैया नॉन जीरो के नीचे या लीडिंग वन के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ये भी कंफर्म हो रहा है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है? इक्लॉन फॉर्म का मैट्रिक्स आ रहा है। चौथी एग्जांपल देख लीजिए, पांचवी के अंदर भी यही काम हो रहा है कि मेरा बेटा आपके पास जो पांचवा क्वेश्चन आ रहा है ये भी इक्लॉन फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि भैया हर जो रॉ का फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है नॉन जीरो एलिमेंट, वो लीडिंग वन आ रहा है, लीडिंग वन आ रहा है, लीडिंग वन आ रहा है, स्टेयर केस भी फॉलो हो रहा है, लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो के बराबर है, तो सिंपल इक्लॉन फॉर्म को पूरा कर रहा है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म को पूरा नहीं कर रहा है, इक्लॉन फॉर्म पूरी हो रही है। तो अगर आपको इक्लॉन फॉर्म समझ आ गई और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म समझ में आ गई, तो भाई रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बेसिकली एक चौथा कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई हो रही होती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने खाली क्वेश्चन में कभी भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा, आपने देखना ही होगा कि आया आपका मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म पे है या थोड़ा सा और एडवांस होकर रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पे है। दोनों के ऊपर आप रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या, अब इसको समझ लेते हैं। मेरा बेटा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता यह है कि टोटल नंबर ऑफ लीडिंग वन इन एनी मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लीडिंग वंस इन एन इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लीडिंग वन, टोटल नंबर ऑफ लीडिंग वंस इन अ इक्लॉन फॉर्म और अ रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, दोनों से निकल सकता है। भाई जो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म होगा ऑब्वियसली इक्लॉन फॉर्म तो पूरी कर रहा होगा ना, इसलिए टोटल नंबर ऑफ लीडिंग वंस इन एन इक्लॉन फॉर्म बेसिकली क्या होता है हमारे पास? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। तो अगर आप पहली एग्जांपल देखिए, इसमें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? कितने लीडिंग वन आ रहे हैं? दो आ रहे हैं, तो पहले वाले एमसीक्यूज का रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? टू होगा, इसका आंसर सिंपल तरीके से टू है। दूसरे वाले मैट्रिक्स में चूंकि इक्लॉन फॉर्म पूरी नहीं हो रही या इक्लॉन फॉर्म के ऊपर मैट्रिक्स नहीं बन सकता, बन सकता है उसको बाद में भी समझेंगे, इसको भी समझाऊंगा मैं किस तरीके से अगर मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म नहीं बन सकता तो कैसे बनाते हैं, मगर खैर उसके ऊपर अभी बाद में जाएंगे। बहरहाल सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर इक्लॉन फॉर्म चूंकि अभी पूरी नहीं हो रही इसलिए आप लीडिंग वंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। थर्ड मैट्रिक्स को गौर से देखो, थर्ड मैट्रिक्स के अंदर कितने लीडिंग वन आ रहे हैं? एक ही आ रहा है, तो इसका अंदर आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? वन के बराबर होगा। जो चौथी एग्जांपल आ रही है, चौथा एमसीक्यूज आ रहा है, इसके अंदर मुझे बताओ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? कितने लीडिंग वन आ रहे हैं? तीन आ रहे हैं, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा मेरा बेटा? थ्री होगा। फिफ्थ नंबर के ऊपर एमसीक्यूज को देखिए, इसके अंदर आपके पास इक्लॉन फॉर्म पूरी हो रही है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ लीडिंग वंस कितने हैं? वन टू थ्री, तो इसका भी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा मेरा बेटा? सिंपल तरीके से रैंक इसका बराबर होगा थ्री के। तो भाई रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है अगर आपको इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म की कहानी समझ में आ गई। बेटा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, कहीं पे भी तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट मैंने इसको आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एडवांस कैलकुलस का कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि तमाम बच्चों को मैं डिलीवर कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक की फरमाइश करें तो खाली उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर इंशाल्लाह लेक्चर आप तमाम लोगों के लिए। क्लियर है मेरा बच्चा? तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स भी समझ में आ गया और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म भी तमाम स्टूडेंट्स को आई होप समझ में आ गई कि भाई इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, तो बेटा अब देखिए हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिस क्वेश्चन के अंदर आपको इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स नहीं गिवन, यानी कि आपके पास ये जो क्वेश्चन आ रहे एक सिंपल सा मैट्रिक्स आ रहा है
और आपसे कहा जाता है कि इस मैट्रिक्स का आपको रैंक मालूम करना है। क्या मालूम करना है मेरा बेटा? रैंक मालूम करना है। अब जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है बेटा, ये नस साइट के ऊपर, यूटी लाहौर साइट के ऊपर पूछा जा चुका है। जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज होती है फेडरल की, वहां पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दे दिया गया जो कि बाजाब्ता तौर के ऊपर इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं है, आपको पहले उसको इक्लॉन फॉर्म बनाना पड़ेगा और फिर रैंक निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर लंबा काम होगा, मगर बहुत ही आसान काम है। अगर आपको अभी तक की सारी बातें समझ में आई हैं तो बेटा इस क्वेश्चन को आप बड़े हंसते खेलते सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि भाई देखो, आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन है जिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के जरिए आपको उसका रैंक मालूम करना है। अब अगर आप गौर करो तो मेरा बेटा, इस मैट्रिक्स की खास बात क्या है? इस मैट्रिक्स के अंदर आपको भी इक्लॉन फॉर्म नहीं गिवन, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपको लीडिंग वन और उनके नीचे के एलिमेंट्स जीरो नहीं गिवन है। यानी कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इक्लॉन फॉर्म का ऑल्दो अभी अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि ये मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं है, तो रैंक अभी नहीं निकाल सकते, तो अभी रैंक हम नहीं फाइंड कर सकते। तो पहले इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इस मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप यहां तक की बेसिक बातें सबको क्लियर होंगी। अब जरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई किसी भी सिंपल मैट्रिक्स को आप इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हो। सबसे पहले नंबर के ऊपर आप कंप्लीट मैट्रिक्स को देखोगे और देख के ये फैसला करोगे कि भाई इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर आपको किसी भी रॉ के अंदर अगर लीडिंग वन मिल रहा है तो वो आपकी फर्स्ट रॉ कंसीडर होगी। अब चूंकि एप्टीट्यूड साइड पे क्वेश्चन आया तो वहां पे ये बात उन्होंने थोड़ी सी आपके लिए आसानी कर दी कि आपको पहली रॉ के अंदर लीडिंग वन गिवन है, आपको फर्स्ट रॉ के अंदर लीडिंग वन गिवन है, दिया हुआ है। तो भाई यानी कि आपको एक रॉ के अंदर तो लीडिंग वन नहीं बनाना। अब आपने बाकी का काम करना है। अब आप आगे क्या करोगे? इस मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए आप इक्लॉन फॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हुए मैं इस बात को एज्यूम कर रहा हूं कि आपने मेरा मैट्रिक्स का लेक्चर वन, लेक्चर टू और लेक्चर थ्री लिया हुआ है, या फिर आपके पास मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि मैट्रिक्स के अंदर आप रॉस को और कॉलम्स को आपस में सिंप्लीफाई करवा सकते हो। बड़ा सिंपल सी बात होती है मेरा बच्चा। तो भाई देखो, अगर मुझे इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रॉ के अंदर लीडिंग वन इजीली मिल रहा है, या अगर नहीं भी मिल रहा होगा, लेट सपोज मेरे पास एक ऐसी रॉ आ रही है 2 3 1 और 1 2 3, तो भाई एक ऐसी रॉ आ रही है जिसमें लीडिंग वन नीचे है, तो पहले मैं ऑब्वियसली रॉ को फिर स्विच करवा लूंगा ऊपर। जब कभी भी रॉ या कॉलम आप स्विच करवाते हो तो आपके पास बाहर खाली नेगेटिव साइन आता है, मगर ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले सिंपल इस क्वेश्चन को समझिएगा कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट रॉ लीडिंग वन वाली गिवन है, तो आपने दूसरा काम करना है। और वो दूसरा काम क्या है कि इस लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट्स आपने, बिलो दी एलिमेंट्स आपने जीरो करने हैं। अगर हम इस काम को करने में कामयाब हो जाते हैं, तकरीबन हमारा कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, इस वन के नीचे सेकंड रॉ जो आ रही है, सबसे पहले यहां पे मैं जीरो लाना चाहता हूं, तो जीरो कैसे लेकर आऊंगा? मैं इस सेकंड रॉ को बेसिकली फर्स्ट रॉ के साथ ऐसे सिंप्लीफाई करवाऊंगा कि मेरे पास यहाँ पे सेकंड रॉ में क्या आ जाए, वन के नीचे जीरो आ जाए। और ये कब पॉसिबल होगा? ये उस वक्त पॉसिबल होगा कि अगर मैं अपनी फर्स्ट रॉ को -4 से मल्टीप्लाई करवा दूं और फिर उसको ऐड करवा दूं सेकंड रॉ के साथ। यानी कि अगर मैं अपनी पहली रॉ को नहीं छेड़ना, सेकंड रॉ के अंदर यहाँ पे वन के नीचे जीरो चाहिए ना, तो वन के नीचे जीरो कैसे आएगा? मुझे वन के नीचे क्या चाहिए? जीरो चाहिए। और ये जीरो कैसे आएगा? कि अगर मैं अपनी फर्स्ट रॉ के अंदर जो वन आ रहा है यहाँ पे उसको -4 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो आ जाएगा, है ना भाई? तो इस काम को कर लेंगे। तो मेरा बेटा फर्स्ट रॉ एज इट इज रहेगी, फर्स्ट रॉ को भी नहीं छेड़े, फर्स्ट रॉ एज इट इज रहेगी, उसमें लीडिंग वन मौजूद है तो उसको नहीं छेड़ना। और जो सबसे लास्ट वाली रॉ है इसको भी नहीं छेड़ना, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास, अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, अभी खाली अभी बीच वाली रॉ देखो। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई मैं अपनी फर्स्ट रॉ को -4 से मल्टीप्लाई करवा के सेकंड रॉ में ऐड करवा रहा हूं। तो भाई क्या हो जाएगा? हमारे पास सेकंड रॉ में पहले से 4 मौजूद था, मैं कलर चेंज कर देता हूं। हमारे पास सेकंड रॉ में पहले से 4 मौजूद है। क्या करवा रहा हूं मैं? फर्स्ट रॉ के पहले एलिमेंट को -4 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड हो जाएगा, तो क्या आ गया? -4 आ गया। अब यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है इस रॉ में, वो 5 का 5 एज इट इज। चूंकि मैं अपनी जो मेरी सेकंड रॉ है उसको ऐड करवा रहा हूँ फर्स्ट रॉ को -4 से मल्टीप्लाई करवा के, तो 2 4 क्या हो जाएगा? -8 यहाँ पे आ गया। और सिमिलरली यहाँ पे पहले से 6 मौजूद है, मैं अपनी फर्स्ट रॉ को 4 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे सेपरेट करवाऊं, तो क्या बन जाएगा? 4 3 12 आ जाएगा। मेरा बच्चा मैट्रिक्स मेरा क्या बन गया? मैट्रिक्स हमारा बन गया 1 2 3। 4 में से 4 गया तो क्या आ गया? 0 आ गया। 5 में से जब 8 जाएगा तो मेरा बेटा क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। और 6 में से जब 12 जाएगा तो -6 आ गया। और नीचे 2 4 और 6 एज इट इज रहेगा। तो पहला स्टेप हमने क्या करा? हमने
इस लीडिंग वन के नीचे जो पहला एलिमेंट था उसको जीरो में कन्वर्ट करवा दिया। अब जब हमने ये वाला काम कर दिया, अब ये वाला इस टर्म को भी ऐसे ही करवाएंगे, यानी कि ये वाला जो नंबर आ रहा है इसको भी हमने जीरो में कन्वर्ट करवाना है, क्योंकि लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपने पहला स्टेप क्या होगा कि अगर आपको लीडिंग वन फर्स्ट रॉ में मिल रहा है तो उस सूरत में उस लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट्स आपने जीरो के बराबर कन्वर्ट करवा देने हैं। तो मेरा बच्चा यहाँ पे भी ये काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे काम करूंगा, मुझे साफ दिख रहा है कि इस वन के नीचे क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो इस टू की जगह पे जीरो आना चाहिए। तो अब की बारी में मैं अपनी रॉ वन को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, मैं अपनी रॉ वन को मल्टीप्लाई करवाऊंगा नेगेटिव के टू से और उसको फिर ऐड करवा दूंगा थर्ड रॉ में। तो क्या लिखूंगा, नेगेटिव के टू को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आर वन से और फिर उसको ऐड करवा रहे हैं आर थ्री में। तो मेरा बेटा फर्स्ट रॉ क्योंकि उसको नहीं छेड़ा हम लोगों ने, वो एज इट इज रहेगी, और सेकंड रॉ भी आपकी बारी में एज इट इज रहेगी। सही है। थर्ड रॉ पे में काम कर रहे हैं, थर्ड रॉ पे में क्या काम कर रहे हैं, कभी इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं, यानी कि मैं अपनी बेसिकली सेकंड जो मेरी फर्स्ट रॉ आ रही है इसको मैं क्या करवा रहा हूँ मेरा बेटा, इसको मैं नेगेटिव टू से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा रहा हूँ थर्ड रॉ के साथ। तो नेगेटिव वन इंटू टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव का टू और प्लस का टू, यहाँ पे इस एलिमेंट एज इट इज का एज इट इज। फिर इस एलिमेंट को किससे करना है, रॉ वन को, ये रॉ है मेरा बेटा, ये रॉ पूरी आ रही है, सही है ना। तो इस रॉ वन को टू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो नेगेटिव टू इंटू नेगेटिव टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव का फोर प्लस का फोर के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का टू इंटू थ्री नेगेटिव का सिक्स प्लस का सिक्स हो जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे देखो क्या बन गया, ये बन गया वन टू थ्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो माइनस थ्री नेगेटिव सिक्स, सेकंड रॉ एडिट की उतार दी, माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा जीरो, माइनस फोर प्लस फोर क्या हो जाएगा जीरो, माइनस सिक्स प्लस सिक्स क्या हो जाएगा जीरो। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक का काम भी कर लिया। यानी कि सबसे पहला काम हमें क्या करना था कि भाई लीडिंग वन को, हमने लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो बना लिए। तो पहले स्टेप और सेकंड स्टेप में सिर्फ हमने छोटा सा काम किया, और वो काम ये किया कि भाई हमने लीडिंग वन के नीचे वाले एलिमेंट्स को किसके बराबर बना लिया, जीरो के बराबर बना लिया। अब देखो, अब हमने दूसरा काम करना है, और वो दूसरा काम क्या करना है कि भाई जब पहला लीडिंग वन मिल गया तो अब जो दूसरी रो आ रही है उसमें लीडिंग वन लेकर आना है। तो पहली हमने कंडीशन पूरी कर ली कि यार लीडिंग वन आए और उसके नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई आपके पास जो सेकंड रो हो उसके अंदर भी लीडिंग वन हो और वो स्टेयर केस के ऊपर हो। तो यानी कि ये जो माइनस थ्री आ रहा है, माइनस थ्री की जगह पे वन होना चाहिए। अब अपनी अकल से सोचो, मैं माइनस थ्री को वन में कैसे कन्वर्ट करूं। एक ही तरीका है कि अगर मैं माइनस थ्री को माइनस थ्री से डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो पूरी सेकंड रो आ रही है इसको हम लोग माइनस थ्री से डिवाइड करवा देंगे। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नेगेटिव का वन बाई थ्री विद आर सेकंड, यानी कि मैं सेकंड रॉ को किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, नेगेटिव के वन बाई थ्री से। उससे फर्क क्या पड़ेगा कि भाई थ्री से थ्री कट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा वन टू थ्री। भाई ये स्टेटमेंट आपने जो लिखा है इसका मतलब आप सिर्फ सेकंड रॉ पे ऑपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय नेगेटिव थ्री एज इट इज रहेगा, जीरो का जीरो रहेगा, और नेगेटिव थ्री डिवाइडेड बाय नेगेटिव थ्री और नेगेटिव का सिक्स डिवाइडेड बाय नेगेटिव थ्री, और नीचे जीरो 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 एज इट इज रहेगा। तो मेरा बेटा फाइनली आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वन टू थ्री, जीरो का जीरो एज इट इज, नेगेटिव थ्री से नेगेटिव थ्री जाएगा तो क्या आ गया, यहाँ पे वन आ गया, नेगेटिव सिक्स से नेगेटिव थ्री जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और नीचे जीरो 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 एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आपने बेसिकली क्या काम किया, आपने फाइनली अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। आपने फाइनली अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। अब ये जो आपके पास नया मैट्रिक्स की फॉर्म आई है, तीनों कंडीशन को पूरी करेगी। पहली कंडीशन, लीडिंग वन, पहला रॉ का एलिमेंट नॉन जीरो, लीडिंग वन होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, पूरा कर रहा है। दूसरी कंडीशन, स्टेयर केस फॉलो होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। तीसरी कंडीशन के भाई लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो भाई अगर मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को रिवाइज करवा दूं कि देखो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है, आपको जस्ट गिव मी अ सेकंड हाइलाइटर निकालूं, आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरा बेटा ये गिवन था। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले देखना है कि यार आपको किस रॉ के अंदर लीडिंग वन गिवन है, जिस रॉ में भी गिवन होगा उसकी रिस्पेक्ट से काम कर रहे होते हो। तो आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपको नीचे की किसी रॉ में लीडिंग वन गिवन हो तो आप उसको पहले नीचे से ऊपर ले आओ, फर्स्ट एलिमेंट जिसका लीडिंग वन हो, और फिर आप बाकी एलिमेंट्स को उसके ऊपर कन्वर्ट करवा रहे हो तो बना रहे हो। तो हमने पहला स्टेप ये करा कि भाई हमने इस वन के नीचे सेकंड रॉ के एलिमेंट को जीरो किया, यानी कि लीडिंग वन के नीचे पहला एलिमेंट आया था फोर, इसको जीरो किया, और उस करने के लिए हमने कुछ भी नहीं करा, इसको फर्स्ट रॉ का सिंपलीफाई करवा दिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब जब हमारे पास ये टर्म आ गई, अब मैंने देखा कि भाई लीडिंग वन के नीचे टू भी जीरो होना चाहिए था, तो टू को जीरो करने के लिए हमने काम किया, हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा। जब हमने ये पहला वाला लीडिंग एलिमेंट वन के नीचे वाला एलिमेंट जीरो बना दिया, फिर हम इस टू को करने के ऊपर गए कि हमने इस टू वाली वैल्यू को जीरो बनाने के ऊपर गए, और करना कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल तरीके से इसको अगेन फर्स्ट रॉ का सिंपलीफाई करवाया ताकि यहाँ पे भी आपके पास क्या आ
आ जाए, 0 आ जाए, और उसके बाद फिर आपने फर्दर लीडिंग वन बनाने के ऊपर चले गए। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। आपने खाली मेरी एक छोटी सी बात हमेशा माननी है, आपको कभी भी लीडिंग वन बनाना हो, आपने हमेशा जो भी क्वेश्चन में लीडिंग वन गिवन है ना आपको, आपने हमेशा उसके नीचे के बिलो के एलिमेंट्स को जीरो करने से बात का आगाज करना है। आप इजीली जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, टफ क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपने एक सिंपल मैट्रिक्स को पहले इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर आपने उसका रैंक फाइंड करने पे गए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का रैंक क्या निकलेगा मेरा बेटा? लीडिंग वन कितने आ रहे हैं? 2 लीडिंग वन आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के ऊपर भी रैंक निकालना सिखा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, मगर आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ आपके पेपर्स में आ सकता है, नस साइड, यूईटी लाहौर साइड, फास्ट साइड, आईबीएस साइड, या फिर आपके पास प्यास साइड, कॉमसेट साइड। वाइल आप किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के बाद तो ये कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ पे बैठ के कभी कैलकुलस के अंदर ये क्वेश्चन आपके पास लाजमी आएगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का, तो वहां बैठ के दुआएं दोगे कि ये कॉन्सेप्ट हमें सर ने समझा दिया था। तो ये होता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का ओरिजिनली टॉपिक। अब मैं आपको मजे की छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। मेजोरिटी जो पाकिस्तान के टीचर्स होते हैं ना, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हमेशा शॉर्ट ट्रिक पे पढ़ाते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। मेरा बेटा मैंने जानबूझ के ये शॉर्टकट आपको पहले नहीं सिखाया था, उसके पीछे रीजंस थी। मेजोरिटी टीचर्स पहले शॉर्ट ट्रिक सिखा देते हैं और सिर्फ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ही सिखाते हैं। बट मैंने जानबूझ के क्या कोशिश करी कि आपको पहले कॉन्सेप्ट मिल सके और उसके बाद अब मैं आपको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का एक शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ। मगर हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि ये शॉर्टकट या ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यानी कि कभी भी एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन हो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका रैंक आपको अगर फाइंड करना है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक खाली प्रेफरेबल है। अगर कोई और मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या एनी अदर मैट्रिक्स जिसके अंदर रॉज और कॉलम सेम नहीं है, वहां पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। वहां पे फिर आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने भी आपको सिखाया कि पहले उस मैट्रिक्स को आप इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवाओगे और फिर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के ऊपर जाओगे कि टोटल नंबर ऑफ लीडिंग वंस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज और कॉलम्स की तादाद सिमिलर हो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज और कॉलम्स की तादाद क्या हो? सिमिलर, उस पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के रैंक निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है। तो बेटा अगर आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक समझनी है तो उसके 2 केसेस होते हैं बेसिकली। पहला केस ये होता है कि अगर मेरे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है या एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों सूरतों में हमारे पास रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो मेरे पास मेरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अगर तो मेरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, अगर तो मेरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर नहीं है मेरा बेटा? 0 के बराबर नहीं है, तो उस सूरत हाल के अंदर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बराबर होता है नंबर ऑफ रॉज के। यानी कि अगर आपसे कहा जाता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, आपसे कहा जाता है कि आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल तरीके से रैंक फाइंड आउट करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर तो आपके मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस सूरत में जो रैंक निकालने का फॉर्मूला होगा एक किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ रॉस के बराबर होगा। वाइल ऑन दी अदर एंड, अगर आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि उस पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, तो उस सूरत के अंदर जो रैंक निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज माइनस का 1। तो ये 2 फॉर्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए। नॉर्मली एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जो आपके पास रैंक का क्वेश्चन आएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होता है। तो मेजॉरिटी टीचर्स सिर्फ ये 2 फॉर्मुलाज पढ़ा देते हैं, बट मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया कि इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ओरिजिनल मेथड नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा आंसर ऑल्सो सही आएगा, बट आपको ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि अगर तो आपको एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, तो उस सूरत में रैंक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रॉज जितनी भी होंगी उनमें से 1 माइनस कर दो, उतना रैंक होता है। और अगर आपके पास एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है जो कि सिंगुलर नहीं है, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, उस सूरत में रैंक निकालने का फॉर्मूला होता है रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज। तो सबसे पहले तो आपको 2 बातें मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन मैंने अभी ओरिजिनल मेथड पे सॉल्व करवाया कि किस तरीके से पहले इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हमने इसका रैंक निकाला। एक लंबा प्रोसीजर था, आसान तरीके कार किया है कि सबसे पहले आप चेक कर लो आया इसका डिटर्मिनेंट होगा 0 के बराबर या नहीं होगा। अगर आपने पहले ये फिगर आउट कर लिया कि अगर ये मैट्रिक्स ए जो आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट आया 0 के बराबर है या नहीं है, तो उस सूरत में आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और फिर रैंक आ जाएगा आपका। तो भाई कैसे इस बात को डिटरमाइन करेंगे?
ऑल्दो आप चाहो तो इसको ओरिजिनल मेथड पे सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का कंप्लीट तरीका पिछले लेक्चर्स के अंदर, जो मैट्रिक्स का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 उसमें सिखाया हुआ है। मगर यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मेरा बेटा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है, मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर कभी भी मैट्रिक्स के अंदर एक रॉ दूसरी रॉ का ट्वाइस हो, अगर आप गौर से इस मैट्रिक्स को देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि आपके पास जो रॉ 1 आ रही है बेसिकली ट्वाइस है रॉ 2 का, यानी कि आपके पास सॉरी रॉ 3 का, यानी कि आपके पास जो रॉ 3 है, आपके पास जो रॉ 3 है वो बेसिकली ट्वाइस ऑफ रॉ 1 है। यानी कि आपके पास जो दोनों रॉज आ रही है तकरीबन सिमिलर है, उस सूरत के अंदर कि अगर आपके पास दोनों रॉ पहली और तीसरी वाली एक दूसरे का डबल आ रही है, यानी कि फर्स्ट रॉ का डबल है रॉ 3, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। ये मैट्रिक्स की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। आप चाहो तो इसका नॉर्मल डिटर्मिनेंट भी ले लो, इस तरह डिटर्मिनेंट लेते हैं, पहली टर्म लिखोगे, फिर फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करते हुए बाकी टर्म लिखोगे, उस तरीके से नॉर्मल मेथड होता है डिटर्मिनेंट लेने का। बट एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आपका काम जल्दी हो। मेरा बेटा एप्टीट्यूड साइट के ऊपर सारा का सारा जो पैसा है, सारा का सारा जो काम है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स का है। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट, अगर आप इसका जल्दी निकालना चाहोगे तो कैसे निकाल सकते हो? आपको साफ दिख रहा है कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एक पर्टिकुलर जो रॉ आ रही है वो दूसरी रॉ का डबल आ रही है, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकंड वाला फॉर्मूला। तो भाई सिंपल तरीके से इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉज गिन लीजिए, कितनी रॉज आ रही है इस मैट्रिक्स के अंदर? 3 आ रही है, तो रैंक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 माइनस का 1, तो 3 में से 1 गया तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब जरा पेज पलट के देखिए, जो हमने इस क्वेश्चन को जब ओरिजिनल मेथड से सॉल्व किया था तब भी आपके पास रैंक का आंसर क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। तो बेटा इस लेक्चर के लास्ट के अंदर मैंने आपको रैंक निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी कि सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक्स को देखना है, अगर तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वहां पे ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो सकती है, और शॉर्ट ट्रिक भी मेरे कंडीशन पे अप्लाई होगी। का क्या है कि आपने जल्दी से क्या काम देखना है, आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है क्वेश्चन का। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जल्दी से डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, अगर तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उस सूरत में आपके रैंक किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ रॉस के बराबर होगा। और अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, तो उस सूरत हाल के अंदर जो पर्टिकुलर, उस सूरत हाल के अंदर आपके पास जो पर्टिकुलर रैंक का फॉर्मूला होता है, ये होता है नंबर ऑफ रॉज में से एक माइनस कर देना। तो इस तरीके से आप जल्दी से अपना रैंक निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स। तो मेरा बेटा ओरिजिनल फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो और ये शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पहले इसलिए नहीं सिखाई थी इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि आपको पहले मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था। बाखुदा जो मेरा बेटा इस लेक्चर के स्टार्टिंग के 20 to 25 मिनट्स मैंने आपको लेक्चर दिया है, वो लेक्चर आपकी जिंदगी भर काम आने वाला है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, तालीम हासिल करोगे इंशाल्लाह, तो वहां पे कैलकुलस हो या लाडे हो, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वहां पे ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक बहुत ज्यादा आएगा, तो वहां पे तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो डिफिकल्ट यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पे कभी कभार आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बगैर का मैट्रिक्स दे दिया जाता है और उसका रैंक फाइंड करने को, उसका मेथड भी मैंने तभी आपको सिखा दिया। वाइल नॉर्मली जब ये आईबीएस साइड पे क्वेश्चन आया था तो उन लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिया था, या यूईटी लाहौर वालों ने स्क्वायर भी एक दफा दिया था और एक दफा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी दे दिया था। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले आप फिर इकोलॉन फॉर्म पे कन्वर्ट करवाओगे और फिर उसका रैंक फाइंड आउट करोगे। क्लियर है मेरा बच्चा? तो इस तरीके से हमारी ये आज की क्लास वाइंड अप होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के टॉपिक को बहुत डिटेल में समझा। आई होप आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का टॉपिक समझ में आया होगा कि इकोलॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म क्या होती है, और फिर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, और फिर लास्ट में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक। मैं क्लास ऑफ करने से पहले बस आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि मेरा बेटा इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट ईकेट मैथ्स के, कंप्लीट बीकेट मैथ्स के तमाम लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी मशहूर कोचिंग सेंटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में भी बैठे हुए और आपको किसी भी टॉपिक को समझने में मसला होता है, तो जस्ट आप उस टॉपिक का नाम लिखो और बाय मैथफ्लिक्स पे हाशिम लिख दो, इंशाल्लाह आपके पास वो टॉपिक आ जाएगा। या कोई भी आप चाहते हो कि मैं नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर बहुत जल्द वीडियो भी बना दूंगा। तो यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ कि आप जहां हैं, जैसे हैं, खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो मुझे बस दुआओं में याद रखिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस चैनल का, इस वीडियो का, इस ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट का जो खजाना है, इस बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में जो खजाना है, उनके साथ लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह आपका हामी और नाजिर हो। जज़ाक अल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।